जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम मैथ्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2904 सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन क्या होगा? इस घन का हमें आयतन निकालना है कि इस घन का आयतन क्या होगा। तो देखिए, एक घन है और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो संपूर्ण घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया है? तो 2904। यह जो है एक संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें भुजा का मान निकालना होगा, तब जाकर इस घन का आयतन निकलेगा। तो देखिए, भुजा का मान निकालने के लिए हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 चौका 24, उसके बाद यहाँ पे 5 बचा, 0 50, 8 छक 48, और यहाँ 2 बचा, 6 चौका 24, यानी कि ए स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारा? 484। तो यहाँ से ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये ए का मान निकालने के लिए हम रूट अंडर 484 निकालेंगे। तो रूट अंडर 484 का मान कितना होता है? तो यह 22 होता है। रूट अंडर 484 का मान कितना आता है? तो 22 आता है। अब देखिए, यहाँ से हमें ए का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, यानी कि 22 का हमें भुजा क्यू करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कि 484 क्या है? स्क्वायर है, हमारा 22 का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना होगा? तो 484 में एक सिंगल 22 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें भुजा क्यू का मान निकल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 दूना का 8, 8 दूना का 16 के 6, हासिल 1, 4 दूना के 8 और 1 हासिल 9। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा। अब जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? 8, यहाँ पे जोड़िए 8, 8 6 14 के 4, हासिल 1, 9 6 15, 1 16 और 9 1 10, यानी कि 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 9 पुस्तकों के पृष्ठों का औसत संख्या 400 है। यदि प्रथम 5 पुस्तकों के पृष्ठों की औसत संख्या जो है 430 है और अंतिम 5 पुस्तकों की संख्या 380 है, तो 5वीं पुस्तक के पृष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे 9 संख्या दिया है, 9 पुस्तक दिया है, और 9 पुस्तक के औसत की बात करें तो 9 का औसत कितना? 400 दिया है। तो देखिए, अब इसमें हम योग निकालना होगा कि इन सारे पुस्तकों का योग कितना है। तो देखिए, 9 पुस्तकों का औसत 400 है, तो 9 पुस्तकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत से संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो 3600 संख्या आ रहा है, यह हमारा उस पुस्तक के पृष्ठों की जो टोटल संख्या है वह निकल कर आ गया 3600। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इस 9 पुस्तकों में से प्रथम 5 जैसे लीजिएगा, तो प्रथम 5 लीजिएगा पुस्तक का, तो उनका औसत कितना दिया है? तो 430 दिया है। तो हमें प्रथम 5 पुस्तकों के पृष्ठकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 5 मल्टीप्लाई उनके औसत से गुना कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 330। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 0 5 3 15, 4 5 20 और 1 21। अब देखिए, 5 पुस्तक, पहले 5 पुस्तकों का निकल गया, उसके बाद अंतिम 5 पुस्तकों का औसत बोल दिया है 380। तो यहाँ से भी हम अंतिम 5 पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 380। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 8 5 40 के 0, हासिल कितना आ गया? 4, 5 3 15 और 4 कितना? 15 4 19 होता है। तो देखिए 19 हो गया। अब देखिए 5 5 ये टोटल मिलकर कितना हो गया? 10 हो गया। 10 पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या जो है इतना होता है, और हमें कितना दिया है? तो 9 ही पुस्तक है, यानी कि यहाँ पे एक पुस्तक जो है दोनों में लिया गया है, पहले 5 पुस्तकों में और अंतिम 5 पुस्तकों में। हमें उसी 5वीं पुस्तक की जो है पृष्ठों की संख्या निकालनी है। तो इन सबसे पहले इनको हम जोड़ देंगे और उसके बाद 9 वाली संख्या को घटा देंगे, तो हमारे जो 5वीं पुस्तक है उसके पृष्ठों की संख्या निकल जाएगा। तो चलिए इसको जोड़िए, तो इसको 5, यहाँ 5, यहाँ पे क्या आएगा? 9 1 10 का 0, हासिल 1 3, और यहाँ 2 1 3 और 1 हासिल कितना? 400, यानी कि 4050 हमारा यह 10 पुस्तकों की संख्या है। हमें 9 पुस्तकों में से घटाएंगे तो हमारा जो 5वीं पुस्तक है उसका मान निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे? तो 3600 के माइनस करेंगे, तो 3600 माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 0
5, यहाँ 0 है तो हार से लेगा तो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो कितना आएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि यह 450 जो है यह दोनों संख्या, दोनों पहली 5 और अंतिम 5 जो पुस्तक है उनमें यह जो है ऐड किया गया है, यानी 450 वाली पुस्तक को जोड़ा गया है। इसलिए हमारा यही जो आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा 450। यह पाँचवीं पुस्तक का जो पृष्ठों की संख्या होगी कितने होगी तो 450 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 450। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए संख्या को किस संख्या से गुना करना चाहिए। तो देखिए 25% बढ़ाने के लिए हमें बताना है कि इसको 25 किसी संख्या दिया हो और उसको 25% बढ़ाना हो तो हमें उस संख्या में किससे गुना करना चाहिए। तो देखिए 25% का मान कितना हो गया, 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 25% का मान होता है कितना होता है 1/4 होता है, 1/4 होता है। ठीक है, उसके बाद वो देखिए अगर एक्चुअल वैल्यू की मान करें, मतलब किसी संख्या की बात करें एक्चुअल की, तो वह 4 संख्या है हमें। और यह जो 25% एक आ रहा है बट्टा के ऊपर में, तो यह जो संख्या घटती है और बढ़ती है, यानी कि हमारा पहली संख्या कितना था तो 4 था और 1/4 25% बढ़ गया तो कितना हो गया 5, यानी कि 4 से 5 हो गया। यहाँ इसमें 25% की वृद्धि हो गई, 4 से 5 हुआ तो यहाँ 25% की वृद्धि हुई। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या को अगर 25% बढ़ाना हो तो उसमें किससे गुना करना चाहिए। तो मान लीजिए एक संख्या है, तो इस एक संख्या में अगर हम 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो संख्या है अपने आप में 125% हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। तो इसमें क्या करना है, किसी संख्या में 5/4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वह जो संख्या है, दी गई संख्या जो है वह संख्या में 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5/4 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या सबसे बड़ा है। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ा है। अब देखिए संख्या क्या दिया है तो 11/12। दूसरी संख्या क्या दिया है तो 3/4। तीसरी संख्या क्या दिया है तो 10/11। अब देखिए इसमें बड़ा निकालने के लिए बहुत सारे नियम लगते हैं, जैसे कि आप नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। हम इसको कैसे करने वाले हैं तो परसेंटेज से करने वाले हैं। तो देखिए इसको परसेंटेज अगर निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ सभी में मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा। परसेंटेज जब भी निकाला जाता है तो उसमें दी गई संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज निकल जाता है। अगर हम इसमें परसेंटेज 100 से भाग दिए तो कितना हो गया, यह हो गया 1100/12। तो 1100/12 का जब 12 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 12 नवा कितना होता है, 12 नवा 108 होता है। बचा कितना 2 0, यानी कि लगभग 91% के आसपास है। लगभग वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो यह जो लगभग है 91% के आसपास है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो रहा है तो 300/4 300/4 आ रहा है। अब इसको भाग दीजिए तो यह कितना होगा 7 चौक 28 हो जाएगा। अब बचा 2 0 4 25, यानी कि यह जो संख्या आ रहा है यह कितना 75% आ रहा है। यह 3/4 75% है। अब देखिए नीचे वाला जो संख्या है 10/11, इसको जब मल्टीप्लाई क्रिया कीजिएगा तो कितना 1000/11 आएगा। तो यहाँ पे 11 नवा 99, बचा 1 और 0 10 तो इसमें नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पे 90 लगभग 90 गुना है। यह जो ऊपर वाला है 11 में 90 से गुना कीजिएगा तो कितना 990 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, यह कितना है 90% है, यह 75% है और यह 91% है। तो सबसे बड़ी संख्या यही ना दिख रहा है 91%। तो 91% दिख रहा है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 11/12 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11/12। यह सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वैसी संख्या 9 से वैसी सभी संख्याएं 9 से विभाजित हैं जिन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है। यानी कि अगर कोई भी संख्या दिया हो, अगर उनका योग आपस में जो योग होता है, अगर योग उनका 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है तो 3 4 6 2 1 7। अगर आप इसको जोड़िएगा और वह संख्या जो है 9 से विभाज्य है तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए जोड़िए इसको, तो 3 और 4 7 हो गया, 7 और 6 कितना होता है 7 6 13 होता है। 13 और 2 कितना 13 2 15, 15 और 1 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 7, 16 4 20, 20 और 3 23। 23 जो संख्या है
इनका योग 23 आ रहा है और 23 जो संख्या है यह 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसको काट देंगे। अब देखिए बी नंबर को देखते हैं, तो 9 और 5 कितना 14, 14 4 18, 18 3 कितना 21, 21 और 2 23, 23 और 7 कीजिएगा तो 30। बी नंबर में 30 आ रहा है, बी नंबर जो संख्या है इसका योग 30 आ रहा है और यह 30 संख्या यह भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए यह भी गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन में क्या है, तो 8 9, 8 9 को जोड़िएगा तो 8 9 कितना होता है 17, 17 17 और 3 इसको जोड़ लीजिए, 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 और 7 इसको जोड़िए तो 20 और 7 कितना 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 27 और 4 31, 27 और 4 जो है कितना होता है 27 4 31 और 2 32, 32 आ रहा है, यह भी संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो यह भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए बचा डी नंबर, इसको आप बिना सॉल्व किए इसको आप डी नंबर को मार सकते हैं, परंतु चलिए हम इसको देखते हैं कि ये इसका जो योग है 9 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 7 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 और 4 कितना 14, 14 8 जोड़िएगा तो 14 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा 14 6 20 और 2 22, 22 और 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा 31 और 31 और 5 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 36 और 36 देखिए 9 से विभाज्य है कि नहीं 36, 9 चौका 36, यानी कि जो 36 है वह 9 से विभाज्य है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73 48 95, यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो देखिए छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि 10% की छूट के बाद किसी पुस्तक का जो क्रय मूल्य है 486 रुपया है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 10% के छूट के बाद कोई पुस्तक कितना रुपये में बेचा जा रहा है, तो 486 रुपये में। तो देखिए 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी कि 10 अगर उसका अंकित मूल्य है तो उसका जो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य अगर छूट पे मिल रहा है तो वह घट जाएगा, यानी कि 9 उसका विक्रय मूल्य होगा। कभी भी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य जो होता है वह विक्रय मूल्य से अधिक होता है, और उस पर जो छूट दिया जाता है अगर अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो वहाँ से क्या आता है सेलिंग प्राइस आता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 10% की छूट के बाद किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा विक्रय मूल्य होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य 486 रुपया है। तो देखिए पहले कितना था अंकित मूल्य 10 रुपया था और बाद में 9% की छूट के बाद कितना 9 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी कि 9 का वैल्यू कितना दिया है 486 दिया है। यह एसपी है और यह एमपी है मार्केट प्राइस। तो 9 से आप इस 9 बराबर कितना 486 दिया है, हमें 10 बराबर निकालना है। तो देखिए 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और 9 चौका 36, यानी कि 54 आ रहा है। एक वैल्यू का मान कितना 54 आ रहा है, तो 10 वैल्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई हम 54 करेंगे। तो मल्टीप्लाई जॉन कीजिएगा 54 से तो कितना 540 आएगा, 540 यही हमारा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 540। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 175 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, जो कि रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर रही है और 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्थितियाँ में क्या होगी, तो हमारी जो रेलगाड़ी की चाल है वह बराबर होगी। तो हम दोनों क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल को बराबर कर देंगे, यानी कि एक खंभे को पार करेगी अगर रेलगाड़ी, तो वह कितनी दूरी तय करेगी, वह अपनी खुद की दूरी तय करेगी। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई x है तो x/12 करेंगे तो यह खंभे को पार करेगी अपने चाल से। तो यह चाल आ गया, दूरी बटा समय कितना होता है चाल होता है, और इसी चाल के बराबर क्या है दूसरे जगह पर वही रेलगाड़ी 170 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 36 सेकंड में। तो यहाँ पे इस दोनों का लंबाई जो है जुड़ जाता है, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई कितना है x + 170 और बटा 36 सेकंड में पार कर रही है। तो देखिए ये दोनों में चाल जो है बराबर हो गया, तो चाल बराबर हो गया तो हमें यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यानी x क्या है लंबाई है, रेल की लंबाई है। तो 12×3 अब इस यहाँ से कीजिएगा तो 3x = x + 170। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिएगा तो यहाँ से x इधर आएगा तो क्या होगा 2x हो जाएगा और यहाँ पे 170 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो
x का मान 85 आ जाएगा। यहाँ 185 जो है मीटर में है और यह जो है हमारा रेल का लंबाई है। हमें क्या निकालना है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का मान पुट कर देंगे, यानी कि क्या 85/12 और यह जो चाल आएगा यह मीटर प्रति सेकंड में आएगा, परंतु हमें ऑप्शन में क्या दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया है, तो इसके किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 6 दूना के 12 और 6 18, इसको 5 से काटिएगा तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 5 85 होता है। अब देखिए 17 गुना 3 करिएगा तो कितना होगा, 17 34 17 3 51 होता है, 51 और बट्टा 2, यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है। अब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 25 हमारा 5, यह जो है किलोमीटर आंसर आ जाएगा 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाइज इस वीडियो को लंबाई नहीं करके यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।